तो बच्चों विज्ञान में हमने 5वां पाठ पूरा पढ़ लिया था। पिछले भागों में हमने पृथक्करण की अलग अलग विधियों को अच्छे से समझ लिया था। तो आज इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों आप सभी को इन सभी अभ्यास प्रश्नों में बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे प्रश्न इस पाठ में दिए गए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। तो जब हम पाठ पढ़ रहे थे हमने इस बात को पढ़ा था कि किसी भी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को अलग करने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कई कारण होते हैं, जैसे अशुद्धियों को अलग करना, जैसे कोई 2 अलग अलग उपयोगी वस्तुओं को उनके मिश्रण से अलग करना। और 2 उदाहरण हमने यहाँ लिखे हैं। पहला उदाहरण है गेहूं या चावल से पत्थर को अलग करना। पत्थर वहाँ उस अनाज में एक अशुद्धि के रूप में है, उसे अलग करना। और दूसरा है मक्खन को प्राप्त करने के लिए दूध का मथना। तो यहाँ पर दूध और मक्खन जो है, दूध जो छाछ में परिवर्तित हो जाता है और मक्खन दोनों ही उपयोगी पदार्थ हैं, और उन दोनों को अलग अलग उपयोग में लेने के लिए हम उन्हें अलग करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? हमने निष्पावन के बारे में पढ़ा था बच्चों, आपने चित्र भी देखा था कि निष्पावन की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है। तो याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि निष्पावन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को झोंकों के द्वारा, वायु के झोंकों के द्वारा पृथक किया जाता है। तो किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि को ही निष्पावन कहते हैं। और आप जानते हैं कि साधारणतः किसानों द्वारा इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनाज या भारी अन्नकणों से अलग करने के लिए किया जाता है। तो किसानों द्वारा इस विधि को उपयोग में लिया जाता है, ये बात भी हमने पाठ में कर ली थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, पकाने से पहले दालों को किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? यदि दाल है और उसके अंदर भूसा और धूल के कण हैं, तो हम पकाने से पहले कुछ करेंगे। हम दाल को उसके भूसे के साथ और धूल के कणों के साथ, यानी कि अशुद्धियों के साथ नहीं खाते हैं, क्योंकि वो हानिकारक होती हैं। तो आप किस तरीके से इन्हें पृथक कर सकते हैं? तो हमने जो कुछ पढ़ा उन्हीं में से कुछ विधियों का उपयोग हम कर सकते हैं। तो दालों में मौजूद गंदगी को, जो कण हैं, उन्हें पानी के साथ धोने से हटा दिया जाता है। तो भारी होने के कारण दाल नीचे बैठ जाती है। यहाँ हम अवसादन का और निस्तारण का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद भूसे और धूल के हल्के कण पानी में तैरते हैं। हम जानते हैं कि भारी चीज़ के नीचे बैठ जाना और हल्के जो अवयव हैं उनका ऊपर तैर के आना, यह अवसादन कहलाता है। और फिर गंदे पानी को, जिस पानी में धूल के कण और भूसे के जो हिस्से हैं वो आ गए हैं, उन्हें निस्तारण की प्रक्रिया द्वारा दालों से अलग कर दिया जाता है। यह विधि हम सभी अपने घरों में उपयोग लेते हैं। आपने भी कभी ना कभी अपने घर में इस विधि से दालों को या अनाज को साफ करते हुए देखा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों। प्रश्न 4 है, चालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? हमने चालन के बारे में पढ़ा था और चालन के लिए भी आपने चित्र देखा था, छलनी का चित्र आपने देखा था। तो बच्चों ध्यान रखना है कि यह भी पृथक्करण की एक विधि है, एक प्रक्रिया है। इस विधि में छोटे घटकों या महीन घटकों को या महीन अवयवों को बड़े घटकों या बड़े अवयवों से आसानी से अलग किया जा सकता है। सामान्यतः इसका उपयोग घरों में आटे से अशुद्धियां निकालने, जैसे पत्थर के टुकड़े, डंठल और भूसी आदि अलग करने के लिए किया
जाता है। हमने देखा था जब हमने चालन विधि पढ़ी थी कि छलनी का उपयोग करके जो मोटे कण होते हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, वो छलनी के ऊपर रह जाती हैं, जबकि छोटे कण जो आटे के होते हैं या हमारा जो उपयोगी पदार्थ है उसके होते हैं, वो छलनी से नीचे छनकर आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि निर्माण स्थलों पर छोटे पत्थरों को रेत से या सीमेंट से अलग करने के लिए भी इस चालन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को पृथक कैसे करेंगे? आपको रेत और जल का मिश्रण बना के दिया गया है, उन दोनों को अलग अलग आप कैसे कर पाएंगे? तो बच्चों, रेत और जल को अलग करने के लिए हम पहले तो अवसादन का उपयोग करेंगे और अवसादन के बाद हमें उपयोग करना होता है निस्तारण का, जैसा हम उदाहरण में देख चुके हैं। तो अवसादन द्वारा जो रेत के कण हैं वो नीचे जा कर के बैठ जाते हैं क्योंकि वो भारी होते हैं, और इस प्रकार से रेत के कणों के नीचे जाकर बैठने के बाद हम पानी का निस्तारण अन्य किसी बर्तन में आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा रेत के जो पतले कण हैं, जो बारीक कण हैं, उनको अलग करने के लिए एक फिल्टर पत्रक, हमने बात करी थी फिल्टर पत्रक की, तो फिल्टर पत्रक का उपयोग भी कर सकते हैं। और फिल्टर पत्रक का उपयोग करना, उस विधि को हम कहते हैं निस्यंदन। तो निस्यंदन की विधि के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे पृथक करेंगे? तो यहाँ स्पष्ट है कि आटे और चीनी के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। हाँ, और ये कैसे किया जा सकता है? तो आप जानते हैं कि चीनी के कण थोड़े मोटे होते हैं, जबकि आटा के कण बहुत ही महीन, बहुत ही पतले होते हैं। अतः छलनी का प्रयोग करके चालन विधि द्वारा आटे के साथ मिश्रित चीनी को आसानी से अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? बच्चों, पंकिल जल का अर्थ होता है मैला या गंदा जल, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी गंदगी युक्त हो, उस जल को ही पंकिल जल कहते हैं। तो पंकिल जल से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए भी हम कुछ पृथक्करण की विधियों का उपयोग कर सकते हैं। तो निस्यंदन विधि द्वारा यानी फिल्टर पत्रक का उपयोग करके पंकिल या मैले जल के नमूने से साफ पानी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में मैले पानी को एक महीन कपड़े या फिल्टर पत्रक से गुजारा जाता है, और उस स्थिति में जो फिल्टर पत्रक है या जो बहुत महीन कपड़ा है उसके ऊपर जो है गंदगी आ जाती है, और उससे नीचे निकल करके पानी को हम किसी अन्य बर्तन में आसानी से रख देते हैं। तो पानी जो है वो कपड़े या फिल्टर पत्रक के माध्यम से पार हो जाता है, उनके महीन छेदों से पार हो जाता है, जबकि कीचड़ या गंदगी जो उस पंकिल जल में है वो फिल्टर पत्रक के ऊपर ही रह जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 8 में आपको रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं और रिक्त स्थान हमें दिए हैं। पहला है, धान के दानों को दंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर पृथक्करण की जो विधि उपयोग आ रही है उसे थ्रेशिंग कहा जाता है, हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि इस प्रकार बहुत महीन कपड़े पर दूध को उड़ेलने पर दूध नीचे चला जाएगा और उस स्थिति में मलाई ऊपर रह जाएगी, और इस विधि को हम निस्यंदन विधि का नाम देते हैं। तीसरा प्रश्न है, समुद्र के जल से नमक खाली स्थान प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है या जा सकता है? तो इस विधि को हमने पढ़ा था कि इसे वाष्पन विधि का नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जब पंकिल जल को पूरी रात बाल्टी में रखा जाता है
तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को हम अवसादन और निस्तारण का नाम दे सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारे रिक्त स्थान है, इसमें आपको सारे उत्तर दिख पा रहे हैं कि धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि थ्रेशिंग कहलाती है, और किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं और मलाई का उस कपड़े पर रह जाना निस्यंदन कहलाता है, और समुद्र के जल से नमक हम वाष्पन द्वारा प्राप्त करते हैं। उसके बाद यहाँ जब हम पंकिल जल को रख देते हैं यानी अवसादन किया जाता है, उसके बाद जो स्वच्छ जल है उसको अलग कर लिया जाता है, तो उस प्रक्रिया को निस्तारण का नाम दिया जाता है। तो बच्चों, ये हमारे प्रश्न हुए। उसके बाद हम 9वां प्रश्न करते हैं। 9वां प्रश्न में आपको कथनों को सत्य या असत्य बताना है। पहला प्रश्न है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है या किया जा सकता है। तो ये प्रश्न आप समझ पा रहे हैं बच्चों कि दूध और जल का मिश्रण जो है, क्या वो अलग किया जा सकता है निस्यंदन की विधि द्वारा? तो ऐसा नहीं है, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। नमक तथा चीनी जो हैं, दोनों ही यहाँ पर एक जैसे कण होते हैं, थोड़े से नमक के छोटे होते हैं, लेकिन इन्हें निष्पावन के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तीसरा कथन है, चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है बच्चों। और चौथा कथन है, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण द्वारा किया जा सकता है। तो ये कथन भी असत्य कथन है। तो बच्चों, हम इन कथनों के जो सही उत्तर हैं वो देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला कथन जो था वो असत्य है, जैसा कि हमने बात करी कि दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन भी असत्य कथन है, क्योंकि नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। लेकिन तीसरा कथन जो है वो एक सत्य कथन है, क्योंकि चाय की पत्ती का चाय से पृथक्करण जो है वो आसानी से निस्यंदन द्वारा ही किया जाता है। और चौथा कथन भी असत्य है, क्योंकि अनाज और भूसे के पृथक्करण के लिए हम निस्तारण की प्रक्रिया को उपयोग में नहीं ला सकते। तो बच्चों, ये हमारे इस अध्याय 5 के सभी प्रश्न हमने हल कर लिए हैं, और आप सभी को इन प्रश्नों को हल करने में बहुत आनंद आया होगा। अब अगले भाग में हम आपका अध्याय 6 शुरू करने वाले हैं, और अध्याय 6 भी आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ के लिए। पाठ 6 में हमारी मुलाकात दोबारा होगी।